वालेकुम एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ हमजा लखानी। बेटा, आज जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमने देखना है आपके पास हमारे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है हमारा अर्ली मिनिस्ट्रीज का। आई गेस टेस्टेड इन 2013 और 2010, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। प्लीज पास पेपर्स की बुकलेट के अंदर देख लीजिएगा। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी इस तरीके से है कि ऑफ कोर्स इसमें लियाकत अली खान का यूज़ किया हुआ है रादर देन आस्किंग अबाउट ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लास में ये बात समझाई हुई है कि लियाकत अली खान की जगह ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की जगह ज़्यादा पावर लियाकत अली खान के पास थी उनके टेन्योर के अंदर, जब दोनों मिक्स्ड शेयरिंग टेन्योर आपके पास गुजार रहे थे। ठीक है ना? तो ये बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम हमेशा बात करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, जहाँ पे हम तीनों की हमें ना डोमेस्टिक पॉलिसीज को डिस्कस करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू पीपल मस्ट कीप इन माइंड इज दैट यू विल हैव टू राइट द डोमेस्टिक पॉलिसीज। तो डोमेस्टिक पॉलिसी का मतलब बेटा इसमें कोई किसी किस्म की कोई फॉरेन पॉलिसी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है? अच्छा, फॉरेन पॉलिसी इंक्लूडेड नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम सिर्फ जो इंटरनल कंट्री में अफेयर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो इसमें जो आप चीज़ें कर सकते हो, आप ये कर सकते हैं कि आप लियाकत अली खान की बात कर सकते हैं, आप मलिक गुलाम मोहम्मद की बात कर सकते हो, पर आप सिकंदर मिर्जा की बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये है कि आप तीनों का एक सक्सेस एक फेलियर, एक सक्सेस एक फेलियर, एक सक्सेस एक सक्सेस एक फेलियर, इस तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिएगा, ताकि आपको है ना थोड़ा बहुत क्या हो, सपोर्ट मिले आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जाहिर सी बात है तीनों के बारे में लिखना है। एल ए के यानी लियाकत अली खान, फिर आपके पास एम जी एम है यानी मलिक गुलाम मोहम्मद, और एंड में आप लिखेंगे किसके बारे में बेटा, के एन डी के बारे में। ठीक है? अब कोशिश, अच्छा, मेरे हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये 14 मार्कर का कंक्लूजन लिखने बैठेंगे तो आप सबको किसी ना किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरा ये आपके पास एक मशवरा है आपके लिए कि आप क्या करेंगे बेटा, आप है ना कोशिश करेंगे कि आप एंड में सपोर्ट करें। किसको सपोर्ट करें भाई? आप सपोर्ट करें लियाकत अली खान को। अच्छा, जब मैं लियाकत अली खान को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे आंसर से लगना भी चाहिए कि मैंने लियाकत अली खान को सपोर्ट किया है। तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि आप लियाकत अली खान के फेलियर से डिस्कस करें, लेकिन आप दो सक्सेसेस डिस्कस कर लें। सो अकॉर्डिंग टू मी, हाँ, कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, क्या पता सर टाइम इतना ना मिले, लेकिन ठीक है ना, कुछ जगहों पे आपको कंटेंट थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। हर जगह पे चार फैक्टर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है चार फैक्टर से। और वैसे भी मैंने तो बोला है भाई, जो भी मेरा एग्जाम लिख रहा है, जो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है, जो मेरे साथ क्लासेस ले रहा है, वो पांच रीजन लिखेगा टू बी ऑन द सेफर साइड। तो आपने यही करना है कि आप कोशिश करें अपने पास दो सक्सेसफुल चीजें लिख लें। एस का मतलब सक्सेस है, ठीक है ना? तो दो सक्सेसफुल चीजें लिख लें लियाकत अली खान की, एक फेलियर लिख लीजिएगा। अगर दो सक्सेस की बात करूं तो इसमें बीपीसी की आपके पास जो कमेटी बनी थी, कमेटी के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा आप चाहें तो आप इसमें ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे जाके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा क्या बनेगा बेटा, जरूरी बनेगा। ठीक है ना? आप चाहें तो एक फेलियर में आप रावलपिंडी कॉन्स्पायरेसी डाल सकते हैं, तो आप इसमें रावलपिंडी कॉन्स्पायरेसी डाल दीजिएगा। अच्छा, अगर आप फेलियर नहीं लिखते तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे अगर लियाकत अली खान को सपोर्ट करने जा रहे हैं तो फेलियर ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन एक कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप दोनों साइड्स को अटेन करें, यानी आप सक्सेस भी लिखें और फिर फेलियर भी लिख लें। अच्छा, एमजीएम के साथ भी यही कीजिएगा। एक सक्सेस एक फेलियर। अच्छा, क्योंकि अब हम एमजीएम को एंड में सपोर्ट नहीं करने वाले, तो अगर आप एमजीएम के फेलियर ज्यादा लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल यू कुड टॉक अबाउट द फूड क्राइसिस, यू कुड टॉक अबाउट द एंटी अहमदिया राइट्स एंड सक्सेसेस के अंदर प्लानिंग कमीशन वगैरह आ सकता है, द 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिकल प्लान जो बनाया गया था वो आ सकता है। तो आप ऐसी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इधर केंडी लिख दिया, माजरत, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। सिकंदर मिर्जा हमें करना था। ठीक है? तो अगर मैं सिकंदर मिर्जा की बात करूं तो सिकंदर मिर्जा में आप जब सक्सेस, एक सक्सेस और फिर एक फेलियर, तो सिकंदर मिर्जा का तो अच्छा सक्सेस है आपके पास कि आप लिख सकते हैं किसके बारे में, आप लिख सकते हैं आपकी 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो 1956 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो बन जाएगा आपका सक्सेस।
सिकंदर मिर्जा के टाइम का। और अगर आप इनके फेलियर की बात करें तो कहीं ना कहीं आप इनके फेलियर भी जब बात करेंगे तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। क्या ऐड ऑन कर सकते हैं भाई? आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, आपके पास you could talk about the changing of PMs, or you could even talk about the political disruptions, बंगाली इश्यूज जो हो गए थे स्टूडेंट्स वाले, वो उसकी बात कर सकते हैं। या आप इसमें इवन 1 यूनिट स्कीम भी डाल सकते हैं कि 1 यूनिट स्कीम, अच्छा 1 यूनिट स्कीम जहाँ पे सक्सेस है वेस्ट पाकिस्तानीज के लिए, वहां पे फेलियर है ईस्ट पाकिस्तानीज के लिए, तो आप वो वाली बात भी ऐड कर सकते हैं कि भाई ये सक्सेस, ये फेलियर था क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान ने इसको क्या किया था, अपोज किया था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप बेहतर यही है कि चेंजिंग ऑफ पीएम्स डाल दीजिएगा, चेंजिंग ऑफ पीएम्स। तो भाई ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, फिर वही काम करना है भाई, हर रीजन के लिए वही प्रोसीजर फॉलो करना है, 3 स्टेप्स वाला। ठीक है, कि स्टेप नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, स्टेप नंबर 2 क्या है, एक्सप्लेनेशन है, और स्टेप नंबर 3 क्या है, एनालिसिस करना है। यानी अगर कोई चीज़ सक्सेस है तो वो क्यों सक्सेस है, अगर कोई चीज़ फेलियर है तो वो क्यों फेलियर है। तो उसी के हिसाब से मैंने एक आंसर भी फ्रेम किया हुआ है, आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें डिटेल डेवलपमेंट एंड एनालिसिस भी हुई हुई है। सो इफ आई टॉक अबाउट वन ऑफ द पैसेजेस, सर्टेनली इफ आई एम राइटिंग अबाउट लियाकत अली खान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बीइंग अ गुड सक्सेस फॉर पाकिस्तान, तो ना सिर्फ ये कि भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सक्सेस क्या क्या पॉइंट्स थे इसमें वो लिखने हैं, तो ज्यादा पॉइंट्स लिखने नहीं, 2-3 पॉइंट्स लिख लिए बता दिया, लेकिन आपको पेपर के अंदर ये बताना पड़ेगा कि अगर ये आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये सक्सेस है तो क्यों सक्सेस है। आपको एग्जामिनर को समझानी पड़ेगी बात कि भाई अगर आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये सक्सेस है तो क्यों सक्सेस है। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आल्सो बिकेम द बेसिस फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी 1956 की जो कॉन्स्टिट्यूशन आई, उसका अहम पार्ट, उसका अहम बेसिस, उसका फ्रेमवर्क किस में था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था। तो वो वाली बात लिखने से आपको क्या होगा, बैलेंसिंग भी हो जाएगा, और ये एंड में कंक्लूजन में भी काम आएगा। तो आप ये भी बताएंगे कि लियाकत अली खान मेरे हिसाब से इसलिए जरूरी है क्योंकि लियाकत अली खान अगर वो इतना सारा काम शुरू में नहीं करते तो 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं आती। और ये भी लिख सकते हैं कि लियाकत अली खान के टाइम पे इतने मसले नहीं हुए थे जितने मसले दूसरों के टाइम पे हुए। और बाकायदा तौर पे लियाकत अली खान के टाइम पे इतने ज़्यादा बंगाली लैंग्वेज इश्यूज नहीं हुए थे, बंगाली इतना ज़्यादा राइट्स वगैरह नहीं करते थे, फिर स्टूडेंट्स की किलिंग्स नहीं हो रही थी। लेकिन सिकंदर मिर्जा के टाइम पे हमने देखा क्या हुआ, कि स्टूडेंट की किलिंग्स भी हुई। और इवन के एमजीएम के टाइम पर भी बांग्लादेश के अंदर राइट्स वगैरह हुए थे जिसमें लोग मारे गए थे। तो कंपैरेटिव एनालिसिस हमेशा आंसर के अंदर क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट दिस, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना द बर्डन ऑफ स्टेबलाइजिंग पाकिस्तान फेल ऑन द क्लोजेस्ट साइड, closest aid, लियाकत अली खान, as Pakistan's first PM लियाकत अली खान's most defining contribution came in the form of what, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आपने बता दिया कि भाई मेरे हिसाब से एक सक्सेस, जो सक्सेसफुल कंट्रीब्यूशन है लियाकत अली खान का, वो क्या है, वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये दिस डॉक्यूमेंट विच स्टिल सर्व्स एज द प्रेमेबल टू पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उस जमाने में सिर्फ 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं, आज भी अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन देखूँ तो उसका बहुत अहम हिस्सा कहाँ से आता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। यानी आज आप और मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी बहुत अहम हिस्सा आता है, कहाँ से आता है भाई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आता है। ठीक है, सो आउटलाइन आइडियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को फिर आप बताएंगे भाई क्या क्या इसमें था, फिर इसमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स है तो वो क्यों जरूरी थी। मतलब सर्टेनली यू आर जस्ट डिस्क्राइबिंग टू द एग्जामिनर, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मैं टीचर हूँ तो मैंने इसको थोड़ा सा बहुत प्रीडोमिनेटली एक्सटेंसिव लिखा है, बहुत ज्यादा इसको अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है ताकि बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको प्रोविडेंस दे सकें। लेकिन आज जाहिर सी बात है कुछ चीजें लेके उसको डिस्क्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह एक्सेप्टेबल होगा, कोई टेंशन की बात नहीं। बस ये याद रखिएगा कि एनालिसिस करना मत भूलिएगा, अगर कोई चीज सक्सेस है तो वो क्यों सक्सेस है, अगर कोई चीज फेलियर है तो वो क्यों फेलियर है। आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप फिलहाल अब जैसे मैंने लियाकत अली खान के बारे में ये लिखा, फिर हमने लियाकत अली खान के बारे में प्रोडा के बारे में लिख लिया, भाई प्रोडा भी एक सक्सेसफुल इवेंट था लियाकत अली खान के टेन्योर के अंदर, क्योंकि बाद में जाके इसका मिसयूज हुआ। लियाकत अली खान के टेन्योर में तो सक्सेसफुल था, आप वो वाली बात लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये है। लेकिन आप इसको फिर एज अ फेलियर भी मेंशन कर सकते हैं कि आगे जाके क्या हुआ भाई, कि बहुत सारे लोगों ने इसका मिसयूज किया, एमजीएम ने इसका मिसयूज किया, तो आप वो वाली बात भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, अब जैसे इसमें देखो मैंने किस तरीके से रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी को एक सक्सेस भी बयान किया है। हालांकि एक फेलियर भी है वो कि आपके अगेंस्ट आपके आर्मी के लोग खड़े हो गए, लेकिन एक सक्सेस भी है कि आपने उसको डिकोड किया, आपको पता चल गया, और कॉन्स्पिरेसी होने से पहले आपने उसको रोक भी लिया। तो ये देखिए ना किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने वैल्यूएटिव जो कंस्ट्रक्शन है आंसर की वो कर सकते हैं। सो इट मे डिफर फॉर पीपल, इट मे डिफर फॉर डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स, एनालिसिस सबकी अलग अलग हो सकती है। आप इस आंसर को एज अ, यू कुड से, एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ लीजिए,
आप अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग्स गोना बी ऑलराइट। इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है, फिक्र करने की बात नहीं है। अच्छा, फिर मैंने मलिक गुलाम मोहम्मद की बात की, कंट्रीब्यूशन उनका। फिर मैंने द 5 ईयर प्लान की बात की है, जो मैंने अभी आपको बताया, इकोनॉमिकल प्लान था। ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे या तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकता है, या वो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछ सकता है, ठीक है ना। So then I've talked about MGM's time, and when Malik Ghulam Muhammad's economic policies were more long-term focused, Liaquat immediate post-independence stabilizing efforts, his weakening of democratic institutions had uh, devastating consequences. तो भाई जहाँ पे एमजीएम ने बहुत सारा काम अच्छा किया, वहां पे कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसकी इनसिग्निफिकेंस भी दिखी, उसके एक्शंस भी दिखे। फिर हमने कहीं ना कहीं वो डिसमिसल्स की बात करी है, किस तरीके से एमजीएम और बोगरे के दरमियान क्या हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस। तो सर्टेनली आप उसकी बात कर सकते हैं, किस तरीके से एमजीएम ने मिसयूज किया, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज किया। तो भाई ये ऐसी आप चीजों को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप फूड क्राइसिस के बारे में लिख लें, आप एंटी अहमद या रॉड्स के बारे में लिख लें, आप मतलब अपनी तरफ से खुद क्रिएट कर सकते हैं चीजें, तो इतना ज्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा सिकंदर मिर्जा की। सो द कॉन्स्टिट्यूशन 1956, ऑफ कोर्स वन ऑफ द सक्सेसफुल थिंग्स दैट वाज डन इन द टेन्योर ऑफ Iskandar Mirza. But then we can also talk about how he frequently changed the PMs, and changing of PMs was one of the miscontributions of, you could say, one of the negative contributions of Iskandar Mirza towards Pakistan's political stature. And आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि भाई नेहरू ने इसके बारे में क्या कमेंट किया, that Nehru even criticized Iskandar Mirza for having so many PMs being changed. He compared it with his pajamas and said I do not change so many pajamas in my in a year that Pakistan changes PM. So it was a taunt by Nehru, and you can certainly say that how Nehru tried to deem Iskandar Mirza with this taunt by comparing the change of PM with his pajamas. तो certainly आप ऐसी चीजें लिख सकते हैं एग्जाम में, एनालिसिस करके इसको एज अ फेलियर बता सकते हैं। कितनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी कि तुम्हारे इतने छोटे से 2.5-3 साल के टेन्योर के अंदर तुमने 5 पीएम्स चेंज किए। तो भाई जाहिर सी बात है, ये रुसवाई की बात है, कोई मजेदार बात नहीं है, आपके लिए जलालत और रुसवाई की बात है। तो ये आप ऑफ कोर्स अपने आंसर में क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। देन यू कैन इवन टॉक अबाउट 1 यूनिट स्कीम, ठीक है। एंड किस तरीके से 1 यूनिट स्कीम को ईस्ट पाकिस्तान ने क्या किया था, आपके पास अपोज किया था, ठीक है ना। और इसको बताएंगे कि ये वेस्ट पाकिस्तानियों के लिए तो थोड़ा बहुत सक्सेस का था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तानियों के परस्पेक्टिव से ये थोड़ा फेलियर भी था, क्योंकि इतनी मेजर पॉपुलेशन 56% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज अपोजिंग यू, तो कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। अच्छा, कल का जो एग्जाम है इसमें इंशाल्लाह मैं कंक्लूजन चेक नहीं करूंगा, सिंपल कंक्लूजन लिख लीजिएगा, आखिर में थोड़ा सा इवेलुएटिव। आई विल बी नॉट लुकिंग फॉर एनी कॉन्टेक्चुअल नॉलेज और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, क्योंकि अभी वो अभी तक हमने की नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं दैट फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सपोर्टिंग लियाकत अली खान, तो आपको ये बताना पड़ेगा क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन की कि मुझे लगता है भाई लियाकत अली खान ने ये काम किए, बहुत अच्छे काम थे, इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, और इनके इनके टाइम पे इतने ज्यादा मसले भी नहीं थे, कोई फूड क्राइसिस नहीं है, कोई एंटी अहमदी रॉट्स नहीं है, कोई ईस्ट पाकिस्तानी आके इतने ज्यादा परेशानियां क्रिएट नहीं कर रहे। तो इसके बाद लेकिन फिर एंड में आपको एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी देना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि भाई अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो क्यों है। तो अगर लियाकत अली खान आपके मुताबिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको एग्जामिनर को भी ये बताना पड़ेगा ना क्यों ज़रूरी है। तो आप बताएंगे कि भाई नहीं यार, मुझे लगता है कि लियाकत अली खान इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि उनकी जो 1956 की पॉलिसी, वो सॉरी, जो इनकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, वो आगे जाके 1956 कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस बना। और अगर आपने कोई चीज़ ऐसी बनाई है जो आगे की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फ्रेमवर्क के बेसिस है, तो आपने कुछ अच्छा काम किया है ना, आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो लियाकत अली खान का जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम था, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनी, लेकिन जो उनका काम था वो आगे जाके बहुत ज्यादा काम आया, क्योंकि उसी काम को लेकर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई 1956, सर्टेनली शोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ लियाकत अली खान एंड हिज टेन्योर ड्यूरिंग दैट अर्ली मिनिस्ट्रीज एरा। आई होप इट आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू ऑल। मैंने इसका आगे थोड़ा सा और भी दिया हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज सर्टेनली रिटन फ्रॉम द लास्ट ईयर, एंड आई एम I'll be still working on it and making it a lot more easier for you guys. But I hope सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी। और किसी को फिर भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है। रिलैक्स करें भाई, पेपर कोई मुश्किल नहीं है, आसान पेपर है, बहुत बच्चों वाला पेपर है। आप कल इंशाल्लाह बहुत सर्टेनली
आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। एंड याद रखिएगा, बस एनालिसिस जब करते हैं ना, तो एक टीचर का एनालिसिस जाहिर सी बात है एक हाईएस्ट लेवल अचीव करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम 3 4 साल 5 साल से यही काम कर रहे हैं, तो हमारी जो एनालिसिस क्राइटेरिया इज अ लिटिल मोर डिफरेंट। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट लाइक मी, बट आई एक्सपेक्ट you to follow the criteria that I've given to you. That I would love to see an identification, and I would love to see what explanation, and then I would love to see what beta analysis. अगर कोई चीज सक्सेसफुल है तो वो क्यों है, अगर कोई चीज फेलियर है तो वो क्यों है, अगर कोई चीज प्रॉब्लम बन रही है तो वो कैसे प्रॉब्लम बन रही है, ये बताना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। और अगर आप ये चीज एग्जाम में नहीं बताते तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं लैग बैक कहीं करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है बेटा, इंशाल्लाह एवरीथिंग्स गोना बी ऑलराइट, एवरीथिंग्स गोना जस्ट बी फाइन। डू नॉट वरी, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।